नमस्कार, आप सब लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आगे का पाठ, कक्षा 7 का पाठ 8 मुगलकालीन जनजीवन। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ आपके स्कूल नोट्स के लिए ही नहीं है। ये आपके सीजी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी सीजीपीएफएम, सीजीपीएससी का है और हॉस्टल अधीक्षक है, पटवारी है, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें छत्तीसगढ़ का 6 से लेके 10 तक 12 तक हमें पढ़ना ही होता है। तो हम इस वीडियोस की हेल्प से, जैसे हम किसी भी चीज को ये हम पढ़ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे नोट्स बना सकते हैं। बहुत चीजों के बारे में छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको इंडिया का भी बहुत से रिलेटेड चीजें इसमें मिल रही हैं, है ना। और यही सारी चीजें आपके सीजीटीएट सीटीएट में भी पूछे जाते हैं। तो इस उद्देश्य से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि हम जब खुद से किताब लेकर पढ़ते हैं तो वो मन ही मन में रह जाता है, उतने ध्यान से याद नहीं रहता, है ना। आज की डेट पे हम कोविड पेंडेमिक चल रहा है तो सेल्फ स्टडी ही कर पा रहे हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे। बट अगर हम किसी चीज को वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू सुन लेते हैं या देख लेते हैं या समझ लेते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा बेहतर तरीके से याद होती है। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हम पढ़ते हैं आगे का पाठ, मुगलकालीन जनजीवन। पिछले पाठों में आपने मुगलों के शासन के बारे में पढ़ा है ना, कैसे शासन किया। इस पाठ में हम मुगलों के समय में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धार्मिक जीवन में कितने बदलाव आए थे, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मुगल काल में भारत पूरी दुनिया में एक संपन्न देश के रूप में प्रसिद्ध थी, है ना। भारत में मुगल काल में भारत पूरी दुनिया में एक संपन्न देश, सोने की चिड़िया अपन बोलते हैं ना, वैसे संपन्न प्रसिद्ध थी। इस संपन्नता से आकर्षित होकर विश्व के अनेक देशों के लोग यहाँ आने लगे। यूरोपीय व्यापारी भी व्यापार के माध्यम से धन कमाने के लिए यहाँ आए, जिन्होंने बाद में भारत पर अपना शासन जमा लिया, है ना। सामाजिक स्थिति क्या थी, पहले देखते हैं। मुगल कालीन भारतीय समाज में बादशाह एवं उनका परिवार, राजपूत राजा सबसे धनवान और ताकतवर लोग होते थे। ठीक है। मुगल दरबार में शासन का सर्वोच्च बादशाह होता था, जो शासन करता था। उसका सबसे बड़ा लीडर कौन होता था? बादशाह, जो बहुत ही ज्यादा वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, जिसका जो लाइफ स्टाइल था बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अलग, एकदम भव्य रूप से रहता था वो। अमीर अमीर राजा के दरबार में ऊंचे पदों पर आसीन लोगों को कहते थे। जो ऊंचे पद पर आसीन होते थे उनको अमीर कहते थे। ये मंत्री, सेनापति, प्रांतपति जैसे प्रमुख कामों को देखते थे। इन्हें इनके कामों के बदले कई गांवों को जागीर दी जाती थी, है ना। इनको काम करे हो तो लो, ये जागीर दे दिए। गांवों से प्राप्त लगान का अधिकांश भाग इन्हें ही मिलता था। ये भव्य महलों में रहते थे और शान शौकत से जीवन बिताते थे। ये अमीर, तुर्क, ईरानी, हिंदुस्तान, मुसलमान व राजपूत राजा होते थे। अब हम पढ़ते हैं मध्यम वर्गीय में। मध्यम वर्ग, शहर में एक बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग का था, जिसमें छोटे अधिकारी, सैनिक, व्यापारी आदि होते थे। कुछ व्यापारी तो बहुत ज्यादा बड़े धनवान होते थे, हम लोगों ने सीरियल्स वगैरह में भी देखे हैं ना। गांव में जमींदार बहुत ताकतवर होते थे, है ना। वे लगान इकट्ठा करने में शासन की मदद भी करते थे और जरूरत पड़ने पर किसानों की बात शासन तक पहुंचाते भी थे। वे किसानों से लगान के अतिरिक्त तरह तरह की वसूलियां भी करते थे। लगान तो लेते थे और भी वसूली करते रहते थे। इनके बाद किसान, कारीगर, दलित वर्ग, सेवक आते थे। इस वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी। ये लोग प्रायः गरीबी में जीवन बिताते थे और समाज में सबसे ज्यादा शोषण इसी वर्ग का होता था। जो ज्यादा नीचे का होता है, लोग उन्हीं का शोषण करते हैं, हर कोई उन्हीं को दबाता है ना। जमींदार तथा जागीरदारों के अत्याचारों का करना पड़ता था। अमीरों पे थोड़ी ना अपना रौब दिखाएंगे, लोग गरीबों पे रौब दिखाते हैं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। जब इस समय उस काल चल रहा था मुगल का, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन था। समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान प्राप्त था, क्योंकि ये धार्मिक कार्य, पुरोहिती एवं शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे, इसलिए ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा पद दिया गया था। राजाओं के द्वारा इन्हें गाँव के गाँव दान दिया जाता था। क्षेत्रीय शासक और योद्धा होते थे, जो क्षेत्रीय शासक और योद्धा होते थे। ठीक है। शेष अन्य अन्य जो वर्ग होते थे, उसको भी समाज में उचित स्थान प्राप्त था। इस तरह छत्तीसगढ़ में सामाजिक भेदभाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। हिंदू और मुसलमान पुरुषों की पोशाकें आमतौर पर एक जैसी होती थी। शहर एवं गांव में लोगों के पहनावा में सामान्यतः अंतर था, लेकिन शहर लोगों में परिवर्तन, थोड़ा सा चेंजेस थे। ठीक है। तो विभिन्न त्योहार, मेले तथा उत्सव भी मनते थे, है ना। त्योहार, मेले तथा उत्सव भी मुगल काल में बहुत मनाए जाते थे।
हिंदू तथा मुसलमान त्योहारों को मिलाकर मनते थे। हिंदू और जो मुसलमान थे मिलकर त्योहार मनाते थे। हम लोगों ने कई चीज़ें देखी है ना कि और सुनी भी है कि पहले के ज़माने में हिंदू मुस्लिम कैसे मिलकर वे सारे त्योहार एक साथ मनाते थे। उस समय के प्रमुख त्योहार थे दशहरा, दीपावली, होली, ईद, नौरोज़, मुहर्रम। अकबर के समय में सभी प्रमुख हिंदू और मुसलमान त्योहार दरबार में भी मनाए जाते थे, अकबर जब थे। इसमें बादशाह भी भाग लेते थे, बादशाह भी हिस्सा लेते थे। दिल्ली, आगरा, लखनऊ आदि बड़े शहरों में तरह-तरह के मेले लगते थे, जिनमें बड़े संख्या के लोग एकत्रित होते थे। प्रतिवर्ष विभिन्न सूफी संत भी की मज़ारों पर उर्स भी होते हैं ना, उर्स का आयोजन भी होता था और वो किसी त्योहार से कम नहीं होता था। आज भी उर्स होता है ना? इन सब के अतिरिक्त बादशाह की वर्षगांठ और शाही परिवार में जो विवाह होता था आदि भी धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है? धार्मिक स्थिति कैसी थी? मुगल सम्राट इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, है ना? मुगल सम्राट थे तो इस्लाम धर्म को मानते थे, किंतु वे सभी धर्मों का आदर भी करते थे। बादशाह अकबर और जहांगीर ने दूसरे धर्मों को जानने, समझने तथा उसकी अच्छी बातों को सीखने की भी कोशिश की और प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू साधु, पारसी व जैन मुनि, ईसाई पादरी तथा मुस्लिम मौलवियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और सबके साथ बैठ के वार्तालाप की। उनसे स्वयं बातचीत की बल्कि उनकी आपस में बातचीत भी कराई कि आप एक-दूसरे से भी बात करिए, जिससे वे एक-दूसरे के धर्म को जानें। उसने अलग-अलग धर्मों के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया ताकि सभी लोग सभी धर्म की अच्छी बातों को समझ सकें। यही प्रवृत्ति समाज के आम लोगों में भी फैली और वे भी एक-दूसरे के धर्म को जानने और समझने लगे। बहुत अच्छी बात है। इस काल में तुलसीदास हुए, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, रहीम, गुरु नानक और एवं छत्तीसगढ़ में गोपाल मिश्र जैसे भक्त हुए, है ना? भक्त कवि हुए जिन्होंने सभी धर्मों का आदर करना सिखाया। इन्होंने कहा कि सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म में अच्छा ही सिखाते हैं। मुगल काल में ही छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का आगमन हुआ। जब मुगल काल था, तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में कबीर पंथ का प्रचार हुआ, जिससे यहाँ का जनजीवन बहुत ही हद तक प्रभावित हुआ। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर रायपुर से 55 किलोमीटर जो रायपुर और बिलासपुर का लाइन है, वहाँ से 55 किलोमीटर दूर पर दामाखेड़ा है, जो कि कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ और इस समय यहाँ किसका शासन चल रहा था? कलचुरियों का, है ना? तो छत्तीसगढ़ में देवी पूजा, शक्ति पूजा भी प्रारंभ हुई, जो कि पूरे राज्यों में फैल गई। ब्राह्मणों का इनमें विशेष योगदान होता था। राजगुरु, ज्योतिषी, तांत्रिक और पुरोहित भी होते थे। महामाया जो रतनपुर का महामाया मंदिर है, उसके अलावा डोंगरगढ़ का बम्बेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा का माँ दंतेश्वरी मंदिर, शक्ति पूजा एवं है ना? यहाँ शक्ति पूजा होती थी। राजीव लोचन का राजीव, दूधाधारी मंदिर रायपुर में है ना? दूधाधारी मठ मंदिर। रायपुर श्रद्धा केंद्र के रूप में स्थापित होने लगे। गाँवों में माता देवालय का विशिष्ट महत्व रहा, यानी कि माता के जो देव बनते थे, मंदिर बनते थे, वो विशिष्ट महत्व देने लगे लोग उन्हें, है ना? बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आया। अब पढ़ते हैं हम आर्थिक स्थिति। भारतीय समाज पहले की तरह एक मुगल में भी कृषि प्रधान ही था, है ना? मुगल काल में भी जैसे भारतीय समाज जैसे पहले कृषि प्रधान था, मुगल काल में भी वैसा ही था। लेकिन इस समय यहाँ के किसान परंपरागत फसलों के साथ-साथ नई फसलें भी उपजाने लगे थे। परंपरागत फसल तो उगाते ही थे, साथ ही साथ और भी नई उगाने की कोशिश मतलब कर रहे थे। कुछ नई फसल उगाने का ट्राई कर रहे थे। मुगल काल के पहले तक भारत में आलू, कद्दू टमाटर, मटर आदि सब्जियाँ नहीं होती थी। जब मुगल काल आया, उसके पहले तक आलू, कद्दू, टमाटर, मटर ये सब सब्जियाँ ही नहीं होती थी। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियाँ हैं। कहाँ की? विदेशों की, जिन्हें भारत में लाने का श्रेय यूरोप के व्यापारी ही ये सारी चीज़ों को यहाँ लाए। ये सभी फसलें भारत में मुगल काल में ही प्रचलित होने लगी थी और जब वो आए तो मुगल काल में फिर ये सारी चीज़ें प्रचलित होने लगी। किसानों की उपज का एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में चला जाता था, उनको देना ही पड़ता था। अकबर के समय में किसानों से फसल का 1/3 भाग लेने के रूप में लिया जाता था। है ना? किसान अकबर क्या करते थे सिर्फ़ 1/3 भाग लेते थे, लेकिन जब उसके बाद के राजा हुए उन्होंने क्या किया मात्रा बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त ज़मींदारों भी बहुत तरह की वसूली करते थे किसानों से। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और तथा जिन क्षेत्रों में उत्पादन अच्छा था वहाँ के लोग संपन्न थे, लेकिन जहाँ पे दिक्कत हो रही थी वहाँ तो दिक्कत ही हो रही थी किसानों को, बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही। अब हम पढ़ते हैं व्यापार में क्या हुआ। इस समय खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी करते थे। खेती तो होती थी, साथ-साथ बहुत अलग व्यवसाय भी होते थे। जब 17वीं शताब्दी आई तो कपड़ा उद्योग का विशेष विकास होने लगा। किसका विकास होने लगा? कपड़ा उद्योग का। ढाका की मलमल, बनारस की जरी का काम, बंगाल, बिहार और गुजरात के सूती वस्त्र हो गए, कश्मीर के ऊनी कपड़े विश्व प्रसिद्ध होने लगे प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल से ही भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा था, है ना? ऐसा नहीं था कि अभी हो रहा है, पहले भी होता था। बाहरी देशों से भी भारत के व्यापारिक संबंध होने लगे थे।
विदेशों के व्यापारी भारत से अधिकतर सूती कपड़े, नील, अफीम तथा काली मिर्च ले जाते थे तथा इन वस्तुओं के बदले में सोना, चांदी, कच्चा रेशम, मखमल आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल के लोग भी आए। सबसे पहले कौन आए थे? 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन आए? पुर्तगाली, फिर इंग्लैंड तथा फ्रांसी के व्यापारी भारत में आए। यूरोप के सभी व्यापारी समुद्र मार्ग से भारत आते थे। जो यूरोप के व्यापारी थे, यूरोप देश के, वो सब समुद्री मार्ग से आते थे। तो क्या हुआ, सन 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाल के एक नाविक थे, पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डिगामा, ने यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज करी। वो आए, घूमते घामते पहुंच गए, उन्होंने खोज करी, तब बोले ये भारत है। भारत के व्यापारी ने यूरोप के इन व्यापारियों का स्वागत किया, और जो भारत के व्यापारी थे उन्होंने इनका स्वागत किया, क्योंकि इनके आने से भारत का यूरोपीय बाजारों से सीधा संपर्क स्थापित हो गया था ना भाई, तो वो स्वागत तो करेंगे ही, है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे से संबंध बने, व्यापारिक संबंध। अब कला एवं साहित्य। भारतीय कला के इतिहास में मुगल काल विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। जो भारतीय कला थी उसमें मुगल काल का बहुत बड़ा योगदान था। इस काल में वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए। मुगल काल में भारतीय वास्तुकला यानी कि जो भवन निर्माण कला जो थी, उसकी अद्वितीय ही छवि है। जैसे कि हमने देखा ना हमारा ताजमहल, और दिल्ली का किला, लाल किला वगैरह भी देखो। मुगल कालीन वास्तुकला में पारंपरिक भारतीय कला तथा मध्य एशियाई कला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है, जो कि हम ताजमहल के रूप में देख, बहुत तरीके से बना है ये ताजमहल, है कि नहीं, देता है। इमारतों का भव्यता तथा सुंदरता, और इमारतों के चारों ओर उद्यान इस कला की विशेषता है। ऐसा भी उनका विशेषता था कि कुछ भी बनाते थे एक अनुपात में बनाते थे, एक भव्य रूप देते थे, सुंदर डिजाइन देते थे, और उसके साथ साथ उसके सब तरफ वो गार्डन, उद्यान रखते थे, बगीचे। उसके चबूतरे पर बनी इमारतों के चबूतरे ऊंचे होते थे, उसके ऊपर इमारतें बनते थे, और का इस्तेमाल होता था, फूल पत्तों की नक्काशी होती थी, इमारतों के पत्थरों में नक्काशीदार जालियां बनती थी, देखा है आपने। दोहरे गुंबद होते थे, गुंबद और अर्ध गुंबद, आधे गुंबद, दो दो गुंबद मुगल कालीन इमारतों की विशेषताएं रही हैं। आपने देखा है कहीं से, बहुत सी जगह पे मुगल कालीन इतिहास के हमें आज भी अस्तित्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, कितना अद्भुत है ये। दिल्ली स्थित मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा फारसी व भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण, यानी कि फारसी और भारत का जो मिश्रण है उससे बना हुआ है। ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का प्रसिद्ध नगर बसाया। अकबर जो थे वो फतेहपुर सिकरी नाम का एक नगर बसाए, तथा आगरा में लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी अकबर ने ही बनवाया। आवासीय भवनों में 5 मंजिलों वाला स्तंभों पर आधारित खुला हुआ पंचमहल एवं व्यक्तिगत विचार विमर्श के लिए बना दीवाने खास अत्यधिक प्रसिद्ध है। आप सोचो कि ऐसा महल बनाया 5 मंजिलों का उस समय, जिसमें स्तंभ बस थे, और खुला हुआ पंचमहल है ना, कि महल ही महल के ऊपर महल है ना, लेकिन खुला हुआ, और व्यक्तिगत विचार विमर्श के लिए बना दीवाने खास अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। शाहजहां के काल में वास्तु रचना के लिए सफेद संगमरमर का उपयोग किया। शाहजहां ने क्या किया, जो वास्तु रचना के लिए सफेद संगमरमर का उपयोग किया, उसने अपनी पत्नी जो मुमताज महल थी, मुमताज नाम था, मुमताज महल की स्मृति में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया, जो आज भी भव्य रूप से इतना सुंदर है, भव्य इमारत है। और क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड हेरिटेज अपन बोलते हैं ना, हेरिटेज उसका नाम आता है। होने के साथ, यह भव्य होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर है। संगमरमर की दीवारों पर फूल पत्तियों की नक्काशी है, जो कि रत्न जड़ित है, रत्नों से जड़ित है। ताजमहल के चारों ओर विस्तृत उद्यान है, ताजमहल के चारों तरफ उद्यान है। शाहजहां का शासनकाल सुंदर इमारतों, तो मेरे को, और ये जो पत्तों की नक्काशी है उसमें रत्न जड़ित थे। ताजमहल के चारों ओर विस्तृत उद्यान थे, सब तरफ उसके बगीचे हैं। शाहजहां का शासनकाल सुंदर इमारतों, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरों के लिए भी याद किया जाता है, जो कोहिनूर हीरा आज हमारे भारत में नहीं है। मुगल ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए हैं, ऐसे बगीचे लगाए हैं जल का स्रोत भी रहे। जहांगीर को बाग लगवाने का शौक था। जहांगीर को किस चीज का शौक था? बाग लगाने का, बगीचे का। इसमें कश्मीर का निशात बाग, पंजाब का तंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है।
बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी कि पानी बह रहा है तो उसके आस-पास वो बगीचे लगाए, बहुत सुंदर फव्वारे बन गए, ठीक है? बहुत सुंदर फव्वारे भी बनवाए उन्होंने। ये देखिए लाल किला का दिल्ली। लाल किला का दिल्ली का लाल किला बनवाया। शाहजहाँ में जामा मस्जिद और लाल किला बनाया। शाहजहाँ ने क्या किया? दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला बनवाया। आज ही हम अपने राष्ट्रीय उत्सव जो मनाते हैं, इसी किले के परिसर में आयोजित करते हैं। इस किले में दीवाने खास तथा दीवाने आम विशेष रूप से प्रसिद्ध है ना? औरंगज़ेब के समय औरंगाबाद एवं अन्य स्थानों में भी कुछ निर्माण हुए। औरंगज़ेब जो थे वो उसने औरंगाबाद में और कुछ अन्य स्थानों में भी कुछ निर्माण करवाए थे। गोंडवाना एवं छत्तीसगढ़ में भी मध्यकालीन कला का विकसित एवं समन्वित रूप दिखाई देता है। गढ़ा मंडला एवं रतनपुर इसमें प्रमुख रहे हैं। जो गढ़ा मंडला और रतनपुर है इसमें प्रमुख देखते हैं। इसमें मध्यकालीन का कला का विकसित और समन्वित रूप देखने को मिलता है। तो हमारा कक्षा 7 का ये आखिरी पाठ था इतिहास का, ये भी यहीं खत्म होता है और इसके बाद मैं आगे की कक्षा का पाठ पढ़ाना आगे की वीडियो में चालू करूँगी। मुझे आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।